मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बहुत मस्त होगे, स्वस्थ होगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होगे। मैं अपना चेहरा दिखाने का प्रयास करूँगा सर। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया होगे। मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ उसको थोड़ा ध्यान से देखना। मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ? काव्यखंड, पुतली में संसार। काव्यखंड है ना, पुतली में संसार है। मैं बाबू ये आपसे कह रहा हूँ, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप जो है, ध्यान से देखिए। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप जो है पुतली में संसार मतलब हिंदी का टोटली जो भी है आप ख़त्म करेंगे। सबसे पहली बात, टोटली हिंदी का ख़त्म करेंगे। ख़त्म कैसे करना है, मैं शॉर्टकट रिवीजन करवाऊंगा। इसमें सारे हिंदी के प्रश्न उत्तर जो इम्पोर्टेंट्स हैं, जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, वो मैं आपको करवा दूंगा। और गद्यखंड और काव्यखंड दोनों का मैं करवाने का मैं कोशिश करूंगा कि पार्ट 1 और पार्ट 2 करके, जैसे काव्यखंड हुआ, ठीक है ना बाबू, काव्यखंड हुआ तो मैं कोशिश करूंगा कि काव्यखंड भी ख़त्म कर दूं, काव्यखंड भी ख़त्म कर दूं और उसके बाद से आपका गद्यखंड भी ख़त्म कर दूं। ठीक है, तो अभी मैं गद्यखंड पढ़ाऊंगा, उसके बाद से काव्यखंड पढ़ाऊंगा। आपको यहाँ से मैंने पढ़ने के बाद एक भी क्वेश्चन छूटेंगे नहीं, इतना तो फिक्स है। सारे क्वेश्चंस को ही मैं करा दे रहा हूँ, तो फिर छूटने का कोई नाम ही नहीं है, कोई चांस ही नहीं है। तो चलिए मैं आगे अपना चलो थोड़ा सा वेट करो, चलो चालू करते हैं। और मेरे प्रिय विद्यार्थी, मेरे प्रिय छात्र और मेरे प्रिय मित्र, आप जो भी हैं, मैं आपका हिंदी का सेशन चला रहा हूँ। हिंदी में क्या चल रहा है? तो व्याकरण चल रहा है। क्या चल रहा है? व्याकरण चल रहा है। आप व्याकरण में सभी प्रतियोगी परीक्षा, मैट्रिक 10th ना, 9th 12th, मतलब आप जिस क्लास में हो इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब आप किसी अन्य प्रतियोगी परीक्षा का भी तैयारी कर रहे हैं, प्रतियोगिता परीक्षा का तैयारी कर रहे हैं, तो आप हिंदी का जो है ग्रामर देख सकते हो। वहाँ पर हमने लोकतिया और कहावतें जो होता है ना, उसको हमने वहाँ उस वीडियो में अपलोड कर दिया हुआ है, आप उसको आराम से देख लीजिए। ठीक ना, चलिए। और ये सेशन जो है ना आपके परीक्षा के बाद भी चलेगा, तो आप चिंता बिल्कुल मत कीजिएगा कि हिंदी का टेंशन नहीं लेना, हिंदी हम आपको कंप्लीटली पढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और वीडियो को अंत तक देखना है ज़रूर। क्यों देखना है? क्योंकि देख लीजिए, आपको क्यों देखना है, क्योंकि देख लीजिए, ये सारा चीज़ मैं आपको देने वाला हूँ। तो ये सब चाहिए बाबू, तो अंत तक तो देखना पड़ेगा ना जी। तो चलिए, ये सब बातें की बातें हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये सारा चीज़ आपको मैं देने वाला हूँ, मैं सारा चीज़ आपको देने वाला हूँ। ये देखिए मेरा धानी ऑनलाइन क्लासेस का फ़ोटो है क्या। हेलो बच्चों, धानी ऑनलाइन में आपका स्वागत है, वैसे बोलेंगे ना। चलो ये थोड़ा सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, ताकि दूसरा वीडियो कम से कम अपने दोस्त को दे पाओ तुम। मैं जो है चालू करने वाला हूँ अभी। अभी देखो कहाँ से चालू करना है हमको। चलो अभी देखो, ये कबीर, ये सारा चीज़ मैं पढ़ाऊँगा, दूसरा वीडियो इसका बनेगा, उसमें सारा चीज़ पढ़ाऊँगा मैं। ये देखो सब कुछ बना चुका हूँ मैं। और सब हिंदी भी, ऑब्जेक्टिव भी, सब्जेक्टिव भी, और संस्कृत का भी जो है, संस्कृत का भी आपका मैं रेडी कर रहा हूँ। चैप्टर वाइज पढ़ा दूंगा मैं, एक दिन में ख़त्म कर दूंगा मैं, जितना भी आपका होगा ना सबको ख़त्म कर दूंगा, आप बिल्कुल चिंता ना करें। चलिए, व्याख्या करने वाला भी आ गया। चलिए 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 चलो। और कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं, मैं कुछ, चलो बच्चों आ गया गदखंड। और धानी ऑनलाइन क्लासेस आप सब्सक्राइब कीजिए। मैंने लोगे अभी मेरा जो परिवार है बाबू, अगर हम आपसे कुछ कहेंगे तो आप नहीं मानिएगा। मेरे कहने का मतलब है कि मेरा परिवार अभी जो है कितने का है, आपको मैं दिखा दूं, आपको मैं दिखा दूं क्या। अभी 170 प्लस है मेरे पास सब्सक्राइबर। और मैं कोशिश करता हूं कि आपके एग्ज़ाम ख़त्म होते होते 300 प्लस सब्सक्राइबर हो ही जाएं, तो मैं तहे दिल से आपका स्वागत करूंगा। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, हो ही जाएंगे। मेहनत का फल कभी खाली तो नहीं जाएगा ना। चलिए, कर्म करते रहिए, फल की चिंता ना करें, प्राप्ति तो जरूर हो जाएगी। चलिए, अब पहला क्वेश्चन है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। सबसे पहले मैं बात बता दूं कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। मतलब आपके जितने भी 24 चैप्टर हैं, 24 चैप्टर का नाम याद होना चाहिए, उसके बाद से उन्होंने क्या क्या लिखा है वो याद होना चाहिए। इतना आप काम करेंगे पहले, ठीक है, पहले आप इतना काम कर लेंगे। उसके बाद से कोशिश कीजिएगा कि उनका जन्म तिथि याद कर लें, कोशिश कीजिएगा कि उनका जन्म तिथि याद कर लें। गाछ काट हो तू, कौन गाछ काटेगा, कुंवर जी। मैं गाना सेट किया था लेकिन मैं नहीं दे पाया, कोई दिक्कत नहीं, आपको तो याद है ना। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, पहला क्वेश्चन है उसको ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन है कि जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। ये कौन है? भीमराव अंबेडकर जी हैं, ठीक है ना। जातिवाद उसके पोषक के उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं, तो देखिएगा। जातिवाद के पोषक कहना है कि कर्म के अनुसार जाति का विभाजन हुआ था।
कर्म के अनुसार जाति का विभाजन हुआ था। उसके बाद से कहता है जाति का इसलिए विभाजन से कह रहा है कि इस विभाजन से लोगों में वंशागत व्यवसाय में निपुणता आती है अर्थात कार्य कुशलता में वृद्धि होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमने आपको लिए लगा है जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है। जाति प्रथा जो है भारत में बेरोजगारी का कारण क्यों बनी हुई है उसके बारे में बताना है। चलिए जाति प्रथा भारत, चलिए आगे पढ़ते हैं, थोड़ा वेट कीजिए सर। हाँ, जाति प्रथा मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है। ये तो बात सही है। आप धोबी हो तो कपड़ा धोओगे, तुम बढ़ई हो तो रंदा खींचोगे, तुम राजमिस्त्री हो तो दिन भर जो है क्या करोगे, दीवार छोड़ोगे, है ना। तुम राजा हो तो तुम रजे रहोगे। तो ये होता है जाति प्रथा। तुम पंडित हो तो पंडिताई करो। मतलब जाति पर आधारित सभी कामों को बांट दिया गया था। जाति पर आधारित सारे कामों को बांट दिया गया था। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, उसी को हम लोग बोल देंगे बाबू आपको जाति प्रथा के अनुसार जो है, जाति प्रथा के आधार पर ही जाति। देखना बाबू लाइट दिखाई दे रहा है, मैं सेट किया हुआ हूँ, बोर्ड दिखाई भी दे रहा होगा। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद से क्या करना है आपको, एकदम आराम से, बैकग्राउंड को मतलब नहीं रखना है, पेशे को नहीं, अनुमति जो है नहीं देता है, भले वह उसे पेशे से परंपरागत हो या ना हो। मेरे कहने का मतलब ये है बाबू कि हम जो है किसान के बेटे हैं और हमको खेती करने में मन नहीं लगता है ना। तो वहाँ कह रहा है कि भले वह इसे पेशे में क्या हो, परंपरागत ना हो ना, जाति प्रथा के कारण मनुष्य को कोई विशेष कार्य करना पड़ता है, चाहे उसमें उसका दिल लगे, दिमाग लगे या चाहे ना लगे। जब दिल दिमाग नहीं लगेगा तो क्या लगेगा, अब आप लोग कमेंट में बता दीजिए। जब दिल दिमाग नहीं लगेगा उस काम में तो काम करने का तो मन नहीं करेगा ना। तो ये बात होता था। चलिए आगे आगे क्या लिखा गया है उसको थोड़ा ध्यान से पढ़िए आप। मैंने कहा कि आगे चलकर वह व्यक्ति कार्य को छोड़ देता है। बात सही है। अब हमको मन नहीं करता है तो हम एक ना एक दिन तो छोड़ ही देंगे। तो ये होता है कार्य छोड़ दिया, उसके बाद से और बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो गई। बात सही है। अब छोड़ देंगे तो बेरोजगारी की समस्या तो उत्पन्न होगी। तो ये क्वेश्चंस आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप लिख पाओगे। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, आराम से पढ़ते हैं। लेखक आज के उद्योग में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसको मानता है, किसको मानता है, तो देखिएगा किसको मानता है, आराम से देखिए। लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या जाति प्रथा को मानता है, क्योंकि इस प्रथा में क्या होगा, क्योंकि इस प्रथा में देखिए ध्यान से, क्योंकि इस प्रथा में व्यक्ति की रुचि, क्षमता, उसकी उपेक्षा की जाती है ना जी। और व्यक्ति अपनी इच्छा से क्या करता है, दूसरा पेशा नहीं अपना सकता है और इस तरह से क्या होता है, बहुत बड़ी समस्या पैदा हो जाती है। चलिए अगला है, आगे थोड़ा सा और पढ़ना है। जिसके फलस्वरूप अरुचि ना विवशता कार्य करने से क्षमता घट जाती। बात सही है, उसका एनर्जी घट जाएगा जी। आप अब उसका मन नहीं करता है कि हम सिविल बनेंगे और उसको मन करता है कि हम मैकेनिकल बनेंगे। तो मेरे कहने का मतलब है बच्चा का जिसमें मन लगता है, जिसमें रुचि हो तो वही काम करो। मेरे कहने का मतलब ये कि जैसे आप मैट्रिक का एग्जाम दिए, मैट्रिक एग्जाम पास होने के बाद आपको जो मन करे, साइंस मन करे तो साइंस पढ़िए, कॉमर्स मन करे तो कॉमर्स पढ़िए, जो आर्ट्स पढ़ने का मन करता है तो आर्ट्स पढ़िए, कोई टेक्निकल में जाना चाहते हो तो टेक्निकल में जाइए। तो मैं ये कहूँगा कि आपको जिसमें रुचि हो आप उसमें दिल और दिमाग लगा दीजिए, 100% जो है आपको सफलता मिलेगी, आपको कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब है 20 के दांत का क्वेश्चन सिलेक्टेड, नलिन बिलोचन शर्मा जी का है। 20 का दांत के लेखक कौन है, नलिन बिलोचन शर्मा है। चलिए इनका क्वेश्चन देखते हैं। खोखा किन मामलों में अपवाद था, वही खोखा है। सेन साहब जी नहीं, 20 के दांत जो है वो जो खोखा है ना, तो सेन साहब का बेटा है बेचारा, पुत्री के बाद हुआ था, ये इकलौता था तो थोड़ा सा तो शोर मचाए करेगा। तो ये समस्या है इन पुत्रियों और पुत्रों में। थोड़ा सा आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चंस क्या कहता है कि सेन साहब, चलिए बताते हैं। सेन साहब के 5 पुत्रियां थीं,
उनका नाम भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि सेन साहब की पुत्रियों को वहाँ से क्वेश्चंस पूछेगा ऑब्जेक्टिव में। चलिए, पुत्र प्राप्ति तब हुआ जब संतान की कोई उम्मीदें बाकी नहीं रह गया था। माने अब होगा कि नहीं होगा, अरे उम्र सीमा भी होती है बाबू, बाल बच्चे शादी वादी करने का, ठीक है, उम्मीद जो है छोड़ दिए थे वो लोग। अर्थात पुत्र की प्राप्ति तब हुई थी, माने पुत्र की प्राप्ति उन लोगों को तब हुई थी जब पति पत्नी दोनों बुढ़ापे का अंतिम पड़ाव में पहुंच चुके थे। इसी बीच खोखा जीवन के नियमों के अपवाद के साथ साथ घर के नियमों के मामलों में भी अपवाद था। बात सही है, जन्म बुढ़ा गए थे, बूढ़ा बूढ़ी हो गए थे, तब जाकर के खोखा जो है जन्म लिया था, और 5 लड़कियों के बाद वो 6वां स्थान पर बेचारा आया था। चलिए, अगला है मदन और ड्राइवर के बीच विवाद के द्वारा कहानीकार क्या बताना चाहता है कि मदन और ड्राइवर के बीच क्या झगड़ा होता है, उसके बारे में देखिए। मदन और ड्राइवर के बीच विवाद द्वारा कहानीकार बताना चाहता है कि बड़े लोग सामाजिक भेदभाव के माध्यम से अपना वर्चस्व मदन ना जो वर्चस्व होता है, वर्चस्व मदन उन्हीं के यहाँ काम कर रहे किरानी का पुत्र था। बात सही है, वह किरानी का पुत्र था, और जो सेन साहब के यहाँ उसके बाबूजी काम करते थे, मदन के बाबूजी काम करते थे, ठीक है। और वो जो तुलना करता था मदन, तो सेन साहब का जो लड़का था कासू खोखा, उसका कुछ मतलब ही नहीं निकलता है। वो उससे मतलब नहीं था कि आप मेरे मालिक के लड़के हो या फिर मुझसे मतलब नहीं, वो बच्चे हैं, बच्चे भगवान के रूप होते हैं ना। चलिए आगे चलते हैं। तथा ड्राइवर भी उन्हीं के यहाँ एक नौकर था। ये बात सही है, जो ड्राइवर था उन्हीं के काम करता था। मदन के बाबूजी किरानी थे, वो भी वहाँ काम करते थे। मदन ड्राइवर को निम्न दृष्टि से देखता था। अब मदन जो था ना, निम्न दृष्टि से देखता था, वो कुछ बुझबे नहीं करता था। समझ में आ गया, मतलब कुछ समझता उसको मतलब नहीं समझता था। चलिए, अगला क्वेश्चन है, आपकी दृष्टि में कहानी का नायक कौन है, और उसको तर्कपूर्वक उत्तर देना है। कहानी का नायक कौन है वो पूछा जा रहा है आपसे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि कहानी का नायक कौन होगा, जो उस लायक होगा। चलिए देखते हैं। हमारी दृष्टि से कहानी का नायक जो होना चाहिए, नायक क्या, दृष्टि से कहानी का नायक जो है कासू होगा। क्वेश्चन पूछेगा खोखा का नाम क्या है, तो आप मानिएगा कौजी, कासू कासू कासू, ठीक है। उसी के कारण 5 बहन उपेक्षित हैं। उपेक्षित है मतलब समझ में आ रहा है। अरे बाबू, 5 बहनें जो है बेचारा, थोड़ा सा उसको रिस्पेक्ट कम मिलेगा अपनी बहनों को, 5 बहनों को। उसकी माँ के कारण मदन बार बार जो है, क्या लिखा है, उसके कारण, हाँ उसी के कारण मदन, माने कासू के कारण, कासू जो है ना अपवाद में रखेंगे उसको। जैसे हमने आपसे बोला था, नहीं वो तो केमिस्ट्री का मामला है, ठीक ना। तो कासू जो है, कासू के कारण मदन जो है घर पे बढ़िया से कुटाता था, बढ़िया से जो पिटाता था बेचारा। बार बार उसके बाबूजी खूब कूटते थे, माने पीटते थे, तथा पिता की महत्वाकांक्षा तथा सफ़ेद पोशी का पोल खोलता था। एकदम आराम से बात करते हैं, ठीक है। चलिए अगला है, सेन साहब भी खोखा की गलतियों को नज़रअंदाज कर देते थे, और सेन साहब का ऐसे एकलौता पुत्र था बेचारा, 5 गो पुत्री के बाद हुआ था। तो सेन साहब कहते कुछ बोलते नहीं थे, मतलब थोड़ा सा बातों को इग्नोर कर देते थे, उल्टा डांट देते थे दूसरे को। चलिए, खोखा के कारण ही मदन की पिटाई होती है तथा गिरधर की नौकरी भी छूट जाती है। अंत दाव में ऐसा समय आ जाता है कि गिरधर जो है, मदन के बाबूजी हैं, उनका नौकरी भी छोड़ना पड़ता है उनको, और बेचारा झगड़ा वगैरह करके सब जो है काम बंद कर दिया जाता है। हाँ, अगला हमने लिखा था कि भारत से हम क्या सीखें। उसके बाद से हमने कहा था कि कुंवर जी जो है, गाछ काटा हो तो कुंवर गाछ काटा, शिक्षा संस्कृति भारत के नीति, मैक्स मूलर तू भारत जाके सीख हो। ऐसे ही हम गाना गाए थे, शिक्षा संस्कृति भारत के नीति, मैक्स मूलर तू भारत जाके सीख हो। मैक्स मूलर भारत जाके सीखा हो, हमारे भारत से हम क्या सीखे, मैक्स मूलर। भारत से हम क्या सीखे के लिए कौन है, मैक्स मूलर है। शिक्षा संस्कृति के लिए कौन, गांधी जी। शिक्षा संस्कृति भारत के नीति, समझ में रहा ना। तो शिक्षा संस्कृति के लिए कौन है, गांधी जी हैं। चलिए देखते हैं, लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकता है। लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकता है, तो गांव में हो सकता है। कहाँ हो सकता है, गांव में हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि गांव में ही भारत की आत्मा निवास करती है। जहाँ कोलकाता मुंबई मद्रास आदि जैसी बनावट चमक दमक नहीं है, वहाँ जो है गाँव में जब जाइएगा ना, तो दिल्ली कोलकाता जैसी बनावट नहीं मिलेगी आपको। आपको क्या मिलेगी मेरे प्यारे बच्चों, आपको मिलेगी बल्कि वहाँ जो जीवन की जो सादगी होती है, त्याग होता है, जो प्रेम होता है, वो आपसी सहयोग आपको देखने को मिलेगा, एक दूसरे का प्रेम मिलेगा, समझे ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन, अगला लेखक ने वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित किस दुर्भाग्यपूर्ण घटना का हवाला दिया था। बहुत बड़ी 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 कहानी जो है खतरनाक है।
वारेन हेस्टिंग्स जो था ना, वो क्या था, वो भारत का गवर्नर था। ठीक है, अभी हम आपको पढ़ के दिखाते हैं। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, लेखक ने वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित उस दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना को बताया कि जब वारेन हेस्टिंग्स भारत का गवर्नर था तब उसे 172 दारी सोने के सिक्के भाड़ा पर हुआ मिला था, एक घड़ा में मिला था। ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि वारेन हेस्टिंग्स को कितने दारिश के सिक्के मिले थे, तो 172 दारिश के सोने के सिक्के मिले थे। एक घड़ा में बंद था, एक घड़ा मिला था, उसमें 172 को सोना का सिक्का था। ठीक है, अपना नाम कमाने के लिए उसने इस घड़े को इंग्लैंड ईस्ट इंडिया कंपनी को भेज दिया। अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि वारेन हेस्टिंग्स ने अपना नाम कमाने के लिए कहाँ भेज दिया था, तो इंग्लैंड में भेज दिया था। किस कंपनी को भेजा था, तो इंडिया ईस्ट कंपनी को उसने भेज दिया। लेकिन भेजा, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं निकला। देखिए क्यों, इंडिया कंपनी को भेज दिया, वहाँ इस कीमती धातु का महत्व नहीं समझा गया, और इस धातु का जो कीमती धातु का महत्व नहीं समझा गया। और जब वारेन हेस्टिंग्स जो है इंग्लैंड पहुंचते हैं तो देखा कि सभी सिक्के जो है गल करके नष्ट हो गए हैं। इसलिए इसे ही वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित दुर्भाग्यपूर्ण घटना को ये कहते हैं, या फिर हवाला दिया, ऐसे आप लिख सकते हैं। ठीक है, इन्होंने सोचा कि मेरा कुछ नाम होगा, लेकिन इंग्लैंड वालों ने ऐसा कुछ किया नहीं। उन्होंने क्या किया, जो सोने के सिक्के थे सब गला दिया, और कोई वैल्यू नहीं रहा वारेन हेस्टिंग्स का। ये नाम कमाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने वहाँ से यहाँ भारत से अपने यहाँ भेज दिया। आगे चलते हैं, धर्मों की दृष्टि से भारत का महत्व क्या है। धर्मों की दृष्टि से भारत का महत्व क्या, धर्मों की दृष्टि से भारत का अत्यधिक महत्व है। ये जब आप अपने से लिखिएगा हेडिंग बना के, तो आपको लगेगा, एग्जामिनर को लगेगा कि बच्चा जो है अपने मन से लिखा हुआ है, क्योंकि यहीं से नए नए धर्म का जन्म होता है। बात सही है, धर्म प्रधान देश है। आप मान सकते हो बजरंग बली को मानो, शिव शंकर को मानो, ओम भोम सोम शंभु, आप जिसको मानना चाहते हो ना मानो। भारत में आपको जो है किसी के विपक्षी में और या फिर किसी के सापेक्ष में आप नहीं रह सकते हो। आप अपने जिस भगवान को मानना चाहते हो मानो, टेंशन नहीं लेना है। भारतवर्ष में बहुत सारे भगवान हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, क्योंकि यहीं से नए नए धर्म का जन्म होता है। अब जब भगवान अलग अलग होंगे तो धर्म भी अलग अलग हो ही जाता है। चलिए, भारत में धर्म के वास्तविक उद्भव, उसके प्राकृतिक विकास तथा उसके अपरिहार्य क्षीणमय रूप का प्रत्यक्ष जो है परिचय मिलता है। भारत वैदिक, बौद्ध, पारसियों आदि धर्म की भूमि है। आज भी यहाँ नए मतांतर प्रकट होते हैं, विकसित होते हैं। समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, अगला एकदम शॉर्टकट रिवीजन है सर। भारत की किस तरह आती, ये मत पढ़ो, पढ़ना स्क्रीनशॉट ले लो, परीक्षा की दृष्टि से हमको नहीं लग रहा है। अगला क्वेश्चन लग रहा है जी, मैक्समुलर ने संस्कृत की कौन सी विशेषता और महत्व बतलाए हैं। मैक्समुलर समझ रहा है ना बेचारा, मैक्समुलर भारत, ये तो हम गाना में आपको गाए कि शिक्षा संस्कृति भारत की नीति। मैक्समुलर तो भारत जाके सीखा हो तो कहीं ना कहीं भारत का नहीं रहने वाला है, तो मैक्समुलर कहाँ का रहने वाला है, आप कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे बच्चों उत्तर दीजिए। ऑफलाइन वाले कहाँ सो गए हो, क्या अपने टारगेट को भूल गए, क्या आप अपने बिहार में टॉप 10 आने के सपना जो है चूर चूर कर दिया। अभी 2 पेपर है, मैंने कहने का मतलब है कि तुम्हारा 300 का पेपर हुआ और इतनी जल्दी भूल गए हमको। 300 का पेपर हुआ, 200 भी बाकी है। हिंदी में 90+ लाने का प्रयास करो मेरे प्यारे बच्चों, मैं टारगेट करता हूँ आपका जरूर आएगा। संस्कृत में भी 90 का प्रयास करेंगे, उसका भी सारा चीज़ मैं रेडी कर रहा हूँ, अनुवाद बनाने का नियम और अनुवाद, ये सारा चीज़ मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, तो मैं जब भी वीडियो अपलोड करता हूँ आपको सूचना मिल ही जाता है। बेल आइकन को दबा चुके हैं ना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, आप शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए ताकि दूसरे बच्चों को भी लाभ मिल सके। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन खत्म। हाँ, मैक्समुलर ने संस्कृति की विशेषता को महत्व, ये क्वेश्चंस पढ़े क्या, नहीं पढ़े तो थोड़ा पढ़ लेते हैं, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, कोई परेशानी नहीं। मैक्समुलर ने संस्कृत की विशेषता और महत्व को इस प्रकार बताए हैं। सबसे पहले संस्कृत की विशेषता यह है कि ग्रीक भाषा से भी पुरान है। एकदम आराम से, संस्कृत में तथास्तु, हे बालक, तथास्तु, बालक बालको बालका, ये संस्कृत में पूछेगा। लेकिन संस्कृत जो है ग्रीक भाषा से भी क्या है, पुरानी भाषा है, और इसमें प्राचीन तत्व भली भांति सुरक्षित हैं। प्राचीन जो तत्व हैं वो भली भांति सुरक्षित हैं, इसमें कोई नहीं है, झोल झाल है ये नहीं है। संस्कृत गाथिक, एंग्लो सैक्सन, ट्यूटानिक भाषाओं, पुरानी कॉट, इस सबसे भाषा जो है
पहली भाषा जो है, इन सभी भाषाओं में सबसे जो प्रथम स्थान आता है वह किसका आता है, तो वह संस्कृत का आता है। ठीक है, आगे चलते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी। वही बच्ची जो पूछ देती है कि बताइए पिताजी ये नाखून क्यों बढ़ता है, ये अभागे काट दिया जाता है फिर भी निकल जाता है, एकदम आराम से समझना है, वही सारा मामला है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक के आगे उपस्थित कैसे हुआ। यह नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक के सामने तब उपस्थित हुआ जब उसकी बेटी छोटी बेटी जो है क्या पूछी मानव के नाखून क्यों बढ़ते हैं। अब बताइए मानव के नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो उन्होंने बताया कि मानव के नाखून क्यों बढ़ते हैं। मानव पशु ये जो है, मानव का नाखून जो है पशुता की निशानी है, और मनुष्य जो है अपनी पशुता की निशानी को छिपाने के लिए अपने नाखून को बार बार काटता है। तभी लेखिका यानी कि बेटी के मन में ये आता है कि ये बहुत अभागा है ना, इसको ना मैंने कहीं ना कहीं लाज लिहाज सब घोर, लाज शर्म जो होता है वो घोर के पी गया है, कितना ही काट दो फिर निकल आता है। तो ये बच्ची है, सोच रही है। आगे चलते हैं। लेखक द्वारा नाखून को अस्त्र शस्त्र के रूप में देखना कहाँ तक संगत है। बात सही है कि लेखक जो है अस्त्र शस्त्र कहेगा नहीं जी। उस जमाने में जब कच्चा मांस मानव खाता था, उस समय जब उसके पास कोई हथियार नहीं था, तो वो जो नाखून है ना, नाखून को ही वह अपना हथियार बनाया था। लाखों वर्ष पहले मनुष्य जंगली था, आपको भी पता और हमको भी पता है। अर्थात वनमानुष था। वनमानुष था क्या, हम लोग वनमानुष थे ही। मनुष्य जंगली था, वनमानुष था। उस समय उसके नाखून की जरूरत थी, उसे जीवन के रक्षा के लिए नाखून बहुत जरूरी थे। असल में वही उसके अस्त्र शस्त्र थे। लड़ाई में भी काम होता था, अगर प्रतिद्वंदियों को हराना है वहाँ भी काम होता था, उसी से न काम करते थे। नाखून का प्रयोग अस्त्र के रूप में करता था, अर्थात आदि काल तक नाखून को अस्त्र के रूप में देखना संगत है। यही बात आपसे बताने का प्रयास करता है लेखक। नाखून बार बार क्यों काटता है, तो नाखून हम बार बार इसे काटते हैं बाबू, मनुष्य एक पशु है, तुम पशु हो। कोल्हू के बैलो तुम पशु हो, कोल्हू के बैल। रंगा सियार तुम पशु हो, समझे, पशु होते हुए भी, लेकिन पशु तो हो। चलो मेरे प्यारे बच्चों, हम आपको बताते हैं मनुष्य बार बार नाखून काहे काटता है। अरे कटबे ना तो नील पॉलिश कैसे लगाएगा भाई। चलो देखते हैं, काटने का दूर है नील पॉलिशो हो रहा है आजकल। हम जानते हैं कि मनुष्य भी एक पशु है। अहो पशु कैसे हो, ठीक ठाक हो। पशु होते हुए भी सबसे बुद्धिमान पशु है, और उसके जो नाखून हैं वह पशुता की निशानी है। एकदम आराम से समझना है। आपको लग रहा है सर बाबू, हम लग रहा है कि आप एकदम फुल फाउंडेशन की तरह पढ़ रहे हो ना, एकदम आराम से समझो। और उसकी जो नाखून है ना वह पशुता की निशानी है, और इस पशुता की निशानी को क्या करना है, छिपाना है ना जी। तो छिपाने के लिए जो है मनुष्य क्या करता है, बार बार अपना नाखून काटता है। नख बढ़ना और उन्हें काटना कैसे मनुष्य की सहजात वृत्तियां हैं, इसका अभिप्राय बताइए। तो मैं थोड़ा पढ़ दूं ताकि आपको भी समझ में आए और हमको भी समझ में आए। सहजात वृत्तियां क्या होती है, तो अनजान स्मृतियों को सहजात वृत्तियां कहते हैं। जैसे नाखून का बढ़ना, केस का बढ़ना, दांत का दोबारा जमना और पलके झपकना, ये सब के सब सहजात वृत्तियां हैं जो भगवान ने आपको दिया। समझ में आ गया। क्वेश्चन पूछेगा कि निम्न में से सहजात वृत्तियां क्या हैं, तो आप आराम से उसको बना सकते हैं। चलिए अगला है, मनुष्य के अंदर भी नख बढ़ा लेने की जो सहजात वृत्तियां है वह उसके पशुता का परिणाम है। समझ में आ गया। उसके बाद से और जो काटने की जो प्रवृत्ति है उसी ना, वह उसकी क्या है, निशानी है। और यद्यपि पशुत्व के चिन्ह उसके भीतर रह चुके हैं, ये बात सही है, उसके भीतर जो है पशुत्व का चिन्ह रह चुका है, परंतु वह पशुत्व को छोड़ चुका है। परंतु वह क्या किया है, मनुष्य ने क्या किया है, पशुत्व को छोड़ चुका है, और वह पशु होकर आगे नहीं बढ़ सकता है। वह पशु होकर के आगे नहीं बढ़ सकता है, इसलिए वह इसको क्या किया है, छुपाना चाहता है। अर्थात नाखून बढ़ना और उन्हें काटना मानव की सहजात वृत्तियां है। बाल का बढ़ना और बाल को काटना ये सहजात वृत्तियां है। पल के झपकना, फिर जो है पल के जो है झपकते रहना, जो है पल के ठीक हो जाना, इसको जो है सहजात वृत्तियां बोलेंगे। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है सर बाबू हो, नागरी लिपि गुणाकर मूल्य। देवनागरी लिपि की जो है कहानी है गुणाकर मूल्य जी। देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता कैसे आई,
अक्षरों में स्थिरता बाबू तब आती है जब सभी लोग समझने लगे, जब सबको भाषा का ज्ञान हो गया और सबको ये भाषा समझ में आने लगा, तब न देवनागरी लिपि की जो है अक्षरों में स्थिरता आएगी। तो यह पुस्तक जिस लिपि में छपी है उसे ही हम देवनागरी लिपि कहते हैं, जो सदियों पहले इस लिपि के टाइप बने और इसमें पुस्तक छपने लगी। इस प्रकार भाषा में स्थिरता आई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बाबू। अगला क्वेश्चन है कि देवनागरी लिपि जो है, क्वेश्चन देखिए, देवनागरी लिपि में कौन कौन सी जो भाषा लिखी जाती है? तो नेपाली लिखी जाती है, मराठी लिपि लिखी जाती है, तमिल लिखी जाती है, मलयालम लिखी जाती है, तेलुगु, कन्नड़ आदि भाषा लिखी जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा, ब्राह्मी और सिंहम लिपि की तुलना नागरी लिपि की मुख्य विशेषता बताइए। तो गुप्त काल की ब्राह्मी लिपि है। किस काल की है? गुप्त काल की ब्राह्मी लिपि है। तथा बाद की जो सिंहम लिपि है, अक्षरों के सिरों पर छोटी आड़े जो है लकीरें या छोटे ठोस त्रिकोण होते हैं। लेकिन नागरी लिपि के मुख्य पहचान यह है कि इसके अक्षर के सिरों पर क्या होते हैं? इसके अक्षर के सिरों पर क्या होते हैं? पूरी लकीर बन जाती है और ये रेखाएं उतनी होती है जितनी कि उसके शब्द होते हैं, जितनी लंबी जितनी कि उसके अक्षर होते हैं। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, नागरी लिपि को देवनागरी क्यों कहते हैं? चलिए नागरी लिपि सर ये हो गया था नहीं, हाँ, नागरी लिपि लेखक का कहना है कि 8वीं शताब्दी से लेकर के 11वीं शताब्दी के बीच मध्य में नागरी लिपि जो है पूरे देश में व्यापक हो गई और उस समय तक यह नागरी लिपि जो थी वो सर्वाधिक लिपि बन चुकी थी। गुर्जर प्रतिहार कौन थे? तो गुर्जर प्रतिहार जो थे वो भारत से आए थे, भारत से नहीं आए थे, भारत के बाहर से आए थे और भारत में आए थे। और ईसा की 8वीं सदी तक ये पूर्वार्ध में इन्होंने क्या किया था? इन्होंने अवंती प्रदेश पर अपना अधिकार जमाने के बाद इन्होंने कनौज पर अधिकार किया और मिहिर भोज, महेंद्रपाल आदि प्रसिद्ध प्रतिहार गुर्जर प्रतिहार हुए। ठीक ना, चलिए, और ये क्वेश्चन अगर छोटा हुआ हो तो आप इसको देख लीजिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगला क्वेश्चंस में। एकदम आराम से पढ़ना है और सारे क्वेश्चंस को पढ़ना है। 1 घंटे निकालिए और सारे क्वेश्चंस को हिंदी का सुपड़ा साफ कर दीजिए। अब आते हैं अमरकांत बहादुर। बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया? पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया। तो बहादुर कहाँ का रहने वाला था? पहले ये देखिए, तो बहादुर नेपाल का रहने वाला था। वह जो भी काम करता था माँ के इच्छा के प्रतिकूल काम करता था। अनुकूल मतलब उनके अनुसार, प्रतिकूल मतलब अपने अनुसार। ठीक है, चलिए, जिस भैंस से उसकी माँ बहुत प्रेम करती थी उसे वह घृणा करता था। ठीक है, उसी से वह घृणा करता था। एक दिन क्या हुआ, एक दिन का मामला क्या हुआ कि एक दिन जो है भैंस चरते समय भैंस को खूब कूटा, मतलब खूब पीटा, खूब मारा और भैंस भागते भागते माँ के पास पहुँच गई। माँ समझ गई कि भैंस को बहादुर आज बहुत मारा है। माताजी समझ गई, बहादुर जी की माताजी, कि भैंस को आज बहादुर ने बहुत मारा है। उसकी माँ ने बहादुर को जो है बाबू बेरहमी से पीटा, बेरहमी से पिटाई कर दी। माँ की मार से बहादुर दुखी होकर के घर छोड़ करके चला गया, मतलब घर छोड़ करके भाग गया। तो यही कहानी है, यही जो है रियल कहानी है, बहादुर अपने घर को छोड़कर क्यों चला गया, इसका ये प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बहादुर के नाम से दिल शब्द क्यों उड़ा दिया गया? लेखक ने बहादुर का नाम पूछा तो वह मीठे स्वर में बोला, अपना नाम बोला कि मेरा नाम दिल बहादुर है। लेखक सुनकर प्रसन्न हो गया और उसने आदर्श जीवन जीने की शिक्षा देने लगे कि नौकर को घर में कैसे रहना चाहिए, इसे अपना ही घर समझो। लेकिन लेखक की जो पत्नी थी, जो निर्मला का नाम है, पत्नी थी, बहुत ही उदार स्वभाव की थी। बहादुर का दिल जीतने के लिए बहादुर के नाम से उनके दिल शब्द को क्या कर दिया? उड़ा दिया। अगला क्वेश्चन है, बहादुर के चले जाने के पर, माने बहादुर जब चला जाता है घर छोड़ करके निर्मला का घर ना, तो सबको पछतावा क्यों होता है? बहादुर के चले जाने पर सबको पछतावा इसलिए होता है क्योंकि उसके रहते दिन मज़े में कटता था। बहादुर परिश्रमी था, नेक व्यक्ति था तथा स्वभाव जो है
उसका जो स्वाभाविक गुण था वो भक्त नौकर था ना, सबसे बढ़िया था आदमी। ऐसा ही नौकर किसी को सौभाग्य से मिलता है। उसे न तो अपने वेतन मांगा था और ना ही अपने सामान ले गया और बेचारा घर छोड़ करके चला गया। उसके स्वाभिमान और त्याग के कारण सबको पछतावा हो रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निर्मला को बहादुर के चले जाने पर किस बात का अफसोस है। बात का अफसोस इस बात का है कि जो निर्मला थी ना, वह अपने बेटे की तरह बहादुर को मानती थी। जो कानाफूसी होता है उसके चलते, जो महिलाओं में बात विचार होता है उसके चलते बहादुर पे थोड़ा सा दुविधा आ चुका था, जिसके चलते जो है निर्मला बहुत कुछ सोची थी, वो बताते हैं। बहादुर के चले जाने पर इस बात का अफसोस लिखे गया कि वह उसे कुछ ना दे सकी, उसकी आकांक्षाएं बहुत थी जो अधूरी रह गई। उसकी इच्छा थी कि जब वो घर जाएगा तो मैं उसको क्या दूंगी, तो मैं उसे सजा धजा करके नया कपड़ा पहना करके भेजूंगी, उसको वेतन दे दूंगी और वेतन के अलावा जो 2-4 रुपये और होंगे उसको मैं दे दूंगी। निर्मला को अपनी इसी बात पर क्या होता है, बदकिस्मती पछतावा होता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, परंपरा का मूल्यांकन का लेखक है रामविलास शर्मा। और कोशिश कीजिएगा कि एक निबंध है, ललित निबंध है, कथा है, कहानी है, सारा चीज़ आपको इसमें याद करके ही परीक्षा हॉल में जाना है। परंपरा का मूल्यांकन किसके लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है और क्यों आवश्यक है, तो उसके लिए परंपरा का मूल्यांकन उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है जो सारी रूढ़ियाँ तोड़ करके क्रांतिकारी साहित्य की रचना करना चाहते हैं, अर्थात एक नए साहित्य में परंपरा का आरंभ करना चाहते हैं। ठीक है, तात्पर्य यह है कि जो लोग समाज की बुनियादी परिवर्तन करके वर्गहीन शोषण समाज की स्थापना करना चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए परंपरा का ज्ञान होना अति आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है किस तरह, ये तो नहीं पूछने वाला है। चलो अगला क्वेश्चन से देखते हैं। जीत जीत में निरखत हूँ, पंडित बिरजू महाराज। रामपुर के नवाब की नौकरी छूटने के बाद हनुमान जी को इन्होंने प्रसाद क्यों चढ़ाया, तो रामपुर के नवाब की नौकरी छूटने के बाद हनुमान जी को प्रसाद इसलिए चढ़ाया क्योंकि वो वहाँ 22 साल से कार्यरत थे, 22 साल से वो नौकरी कर रहे थे, यहाँ नौकरी कर रहे थे और उनका मन उब गया था। संदेश वाहक जब बुलाता था तब उनको जाना पड़ता था, दिन हो रहा था उसे कोई मतलब नहीं था। बिरजू महाराज के पिता नित्य प्रार्थना करते थे कि नौकरी क्या हो छूट जाए। संयोग से एक दिन मनसू जो होते हैं ना, उनकी ओर से अर्जी लिख दी और छुट्टी मिल गई। मनसी जो होते हैं, मनसी लिखिएगा। इसी खुशी में उन्होंने कहा कि हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाया। अगला जो क्वेश्चन है, बिरजू महाराज के गुरु कौन थे, उनके संक्षिप्त विवरण दीजिए। तो बिरजू महाराज के गुरु उनके माता पिता थे और ख़ास बात यह है कि जब ये नाचते थे तो अपने माता जी को गुरु बना देते थे और बोलते थे कि माता जी आप देखिए कि हम कैसे डांस कर रहे हैं, कैसा नृत्य कर रहे हैं, कैसा नाच रहे हैं। अपने पिता का शिष्य होने की भी बात कही। ठीक है, जैसा शागिर्द तो बाबूजी का हूँ और इसका मुख्य कारण क्या है, बाबूजी हैं। बाबूजी जहाँ जाते थे बिरजू वहाँ जाते थे, जहाँ वे खुद नाचते थे वहाँ बिरजू को भी नचाते थे, तो इसलिए उनके माता पिता ही उनके गुरु हुए। ठीक है, और वो अपने माता को तो जज मानते थे। जज बोले तो वो कहते थे कि माता जी आप बताइए कि हम कैसे कर रहे हैं, और पिताजी के साथ जहाँ जहाँ प्रोग्राम होता था वो वहाँ वहाँ जाते थे। बिरजू महाराज के कौन कौन से वाद्य थे, मतलब कौन सी बजाते थे, भोजपुरी में सुनो। बिरजू महाराज जो गिटार बजाते थे, हारमोनियम, तबला और आदि वाद्य बजाते थे। 2-4 वाद्य का नाम लिखना है। बिरजू महाराज जो है अपने शागिर्दों के बारे में क्या राय है, तो अपने शागिर्द अर्थात शिष्यों के बारे में बिरजू महाराज का कहना है कि कला के लिए सच्चे दिल से परेशान होने वाला बहुत कम लोग हैं। कला के लिए सच्चे दिल से परेशान होने वाला बहुत कम लोग हैं। आज लोगों की जो तालियां हैं और पैसा मिलने तक बनने की इच्छा जो रखती है ना, कुछ लोग कला जल्दी ही सीख जाते हैं। छोटे परिवार की लड़की अर्थात स्थिति अच्छे हो ना हो बावजूद उसका मन नाचने का साथ जुड़ा हुआ है, अर्थात सीखने को जो बहुत सीख रहे हैं। लेकिन महाराज जी की राय है कि आज के लोगों में त्याग की भावना जो है बहुत कम है। जो त्याग करेगा वही कुछ कर पाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप भी त्याग कीजिए।
सब कुछ छोड़ दीजिए, 2 दिन 3 दिन है, 100% अपना झोंक दीजिए और पेपर को अच्छे से अच्छे बनाने का प्रयास कीजिए ताकि आपके अच्छे अच्छे मार्क्स आएँ। 90+ लाने का प्रयास कीजिए। शंभू महाराज के साथ बिरजू महाराज का संबंध बताइए। तो शंभू महाराज जो थे ना, वो बिरजू महाराज के क्या थे? चचा थे। यद्यपि शंभू महाराज उनके चचा थे, लेकिन दोनों अलग अलग रहते थे। जब उनके पिताजी थे तबे से वो जो है चूल्हा अलग अलग जलता था। दोनों का खाना अलग अलग था। जब चूल्हे जलेगा तो खाना तो अलग ना बनेगा जी। शंभू महाराज दिन भर नशे में रहते थे। नशा शराब में होती तो नाचती बोतल। अर्थात दोनों का संबंध क्या था? अच्छा नहीं था। ठीक है। अब आते हैं अभिनव, और अभिनव के लेखक कौन है? अशोक वाजपेयी हैं। अभिनव क्या है और वह कहाँ अवस्थित है, इसको बताना है। तो आपको बताएं, अभिनव दक्षिण फ्रांस में, जो दक्षिण फ्रांस में है, और यह जो मध्ययुगीन ईसाई मठ है, ये क्या है? ईसाई मठ है। क्वेश्चन पूछेगा अभिनव कहाँ है? दक्षिण फ्रांस में है, ये क्या है? तो अभिनव जो है एक ईसाई मठ है। और किस नदी पर है? तो रोन नदी के किनारे स्थित है। ये ऑब्जेक्टिव 3 यहाँ से बनेंगे। मानव और पत्थर के जीवन में यह समानता है कि जिस प्रकार पत्थर धूप, पानी, हवा अर्थात गर्मी, सर्दी और प्राकृतिक प्रकोपों का धैर्यपूर्वक सहन करता है, ठीक उसी प्रकार मानव भी अपनी समस्याओं को सहन करता है। ना पत्थर घबराता है और ना ही मनुष्य घबराता है। और अंतर क्या है जी? कि मानव और पत्थर के में विषमता क्या है? तो पत्थर जो है निर्जीव है और मानव जो है सजीव है। अगला क्वेश्चन है, नदी तट पर लेखक को किसकी याद आ जाती है और क्यों आती है? तो नदी के तट पर लेखक को विनोद कुमार शुक्ला की याद आती है, क्योंकि उन्होंने अपनी कविता में नदी चेहरा लोगों से मिलने की बात कही है। नदी चेहरा में लोगों से मिलने की बात कही है। लेखक का कहना है कि नदी के किनारे रहने वाले लोग ही नदी का चेहरा नहीं हो जाते। जो नदी के किनारे होते हैं वही नदी चेहरा नहीं होते हैं। अर्थात कवि का कहना है कि नदी के किनारे बैठकर नदी के कल कल या छल छल आदि ध्वनि का आनंद लेता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, संतु क्यों उदास हो गया? तो संतु इसलिए उदास हो गया क्योंकि मछली का अब कटना चालू था। जब उसे लेखक को पता चला ना कि मछली की तैयारी के लिए जो है मसाला क्या हो रहा है, बन रहा है, पिसा रहा है, तो संतु उदास हो गया। क्योंकि मछली के कट जाने पर वह किसके साथ खेलेगा, यही सोच करके वो जो है संतु उदास हो जाता है। दीदी कहाँ थी और क्या कर रही थी? तो आपको बता दें, दीदी कमरे में थी। वह साड़ी पहने हुए, करवट लिए हुए सिसक करके रो रही थी। आप और कुछ बढ़ा चढ़ा कर लिख सकते हैं। मछली और दीदी में समानता यह है कि मछली इधर रो रही थी, नहीं, मछली इधर कटा रही थी और दीदी रो रही थी। मछली पत्थर पर पटकी जा रही थी तो दीदी जो है पिताजी द्वारा पीटी जा रही थी। मछली पानी के बिना तड़प रही थी और दीदी पिता के दुर्व्यवहार के कारण सिसकिया रही थी, मतलब रो रही थी। अर्थात दोनों पिताजी के संवेदनहीनता के शिकार हो गए थे। संतु के विरुद्ध का क्या, मैंने संतु का है विरोध किया? संतु बालक को किसी भी जीव से खेलना अच्छा लगता है। इसी कारण संतु जब मछली को कुआं में डालना चाहता था कि जब मन करेगा तो डाल देंगे और जब मन करेगा तो निकाल के खेल लेंगे, ये बात है, ताकि उसके साथ खेल सके। लेकिन नौकर मछली को नहान घर से ला करके काटने लगता है। मछली जो है काटते देख करके जो है संतु क्या करता है, निराश हो जाता है और इसी निराशी के कारण जो है वह विरोध करता है और मछली को लेकर के कुएं में डालने का प्रयास करता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, फूंक कर सुधीर वाद्य जो होता है ना, सुधीर वाद्य किसे कहते हैं? तो जो फूंक कर बजाते हैं ना उसको सुधीर वाद्य कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, शहनाई क्या होता है? तो देखिएगा कि अरब देश में फूंक करके बजाया जाता है वाद्य जो नरकट की होती है उसको जो है नय बोलते हैं, सहनय बोलते हैं। अर्थात शहनाई को सहनय भी कहते हैं और शहनाई की उत्पत्ति जो है सहने शब्द से हुई है। ठीक है। संगीत में कचौड़ी, ये तब नहीं दिखला है। गांधी जी बढ़िया शिक्षा किसको बोलते हैं? तो गांधी जी के अनुसार अहिंसक प्रतिरोध हो, सबसे उदात्त हो और सबसे बढ़िया शिक्षा है ऐसी शिक्षा जिसमें बालक जीवन में प्रेम से घृणा को, सत्य से असत्य को तथा कष्ट सहन से हिंसा को आसानी से जीतना सीखे, वही जो है बढ़िया शिक्षा है। आगे चलते हैं। शिक्षा का अभिप्राय गांधी जी क्यों मानते हैं? तो शिक्षा का गांधी जी बच्चों के शरीर, बुद्धि और
आत्मा से सभी उत्पन्न गुण प्रकट करना मानते थे। पढ़ना लिखना यही सब है और कुछ नहीं है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये सब आप लिख लेंगे। और ये अगला क्वेश्चन है जो कि गांधी जी की कताई और धुनाई जैसे ग्राम उद्योगों के बारे में। तो देखिए गांधी जी का कहना है, क्या गांधी जी का कहना है, देखिएगा गांधी जी का कहना है कि जब धुनाई और कताई जैसे ग्राम उद्योगों का प्रचलन होगा तब जाकर के देहातों का जो है देहात जो है बढ़ने का नाम लेगा, हाथ से रुक जाएगा ना। और अमीरी गरीबी का भेदभाव जो है क्षीण हो जाएगा, कम हो जाएगा। सभी लोग अपने आर्थिक क्रिया लायक कमाई का प्रयास करेंगे और जिससे नगर तथा ग्राम के संबंध स्वास्थ्य जो है ठीक ठाक रहेंगे और जिससे सामाजिक क्रांति जो होगा ना, क्या होगा, बिना खून खराबे के ग्राम उद्योग क्या हो जाएगा, संभव हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के सेशंस को यहीं समाप्त करेंगे। फिलहाल थोड़ा सा आगे देखते हैं हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण सभी परीक्षाओं के लिए कहावतें और लोकोक्तियाँ बाय मंटू सर। धानी ऑनलाइन क्लासेस आप जाकर के सब्सक्राइब कीजिए, वहाँ मैं आपको हिंदी व्याकरण का सारा चीज़ पढ़ाऊँगा। ठीक है, अभी मैंने एक वीडियो अपलोड किया हुआ है और ये सामान्य हिंदी आपको दिखाई दे रहा है और उसमें हमने लोकोक्ति और कहावतें जो हैं जो कि क्या है कहते हैं, ऊँट के मुँह में जीरा, ऊँट के मुँह में जीरा, ये कहावतें हैं जो उसमें आपको दिया गया है। चलिए ठीक है, तब तक के लिए अगला वीडियो आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए। दूसरा वीडियो जो होगा वह काव्य खंड का होगा। तीसरा वीडियो जो होगा जो ऑब्जेक्टिव का होगा। तो मैं हिंदी का सारा कुछ करवा दूंगा, आप चिंता मत कीजिए। ठीक है, चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो